नमस्कार, स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही खबर के साथ। वहां पर ट्रांसफार्मर के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। प्रयागराज के नैनी इलाके में यह गोदाम मौजूद है और ट्रांसफार्मर के गोदाम में अचानक ही भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोदाम में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे पुख्ता, ये भी आपको बताना आवश्यक है। यहां पर जो इंतजाम इस गोदाम में आग बुझाने के होने चाहिए थे, वो पुख्ता इंतजाम वहां पर नहीं थे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ट्रांसफार्मर के गोदाम में भीषण आग लग गई अचानक। ये प्रयागराज के नैनी इलाके में गोदाम है ट्रांसफार्मर का और उसी में यह भीषण आग लगी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे वहां पर। यह ज्यादा चिंता की बात। भीषण आग ट्रांसफार्मर के गोदाम में। तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज के नैनी इलाके की यह तस्वीर। भीषण आग लगी है यहां पर। अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हड़कंप मच गया। गोदाम में नहीं थे आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम। तो ट्रांसफार्मर के गोदाम में भीषण आग लगी है। देखिए आप तस्वीरें, कैसे यह आग का धुआं उठ रहा है। लहरें, ये लपटें उठ रही हैं वहाँ पर। और ट्रांसफार्मर का गोदाम, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, बल्कि इसे लापरवाही कहा जाएगा कि वहाँ पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और आग बुझाने के प्रयास वहाँ पर जारी हैं। उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। धुएं का बादल इस गोदाम के ऊपर छा गया जब आग लगी वहाँ पर, और ये भीषण आग। तीन तस्वीरें इस अग्निकांड से जुड़ी हुई आपकी स्क्रीन पर, और ये तीनों ही तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज के नैनी इलाके से। प्रयागराज के नैनी इलाके में है ये गोदाम और अचानक यहां पर भीषण आग लगी। बुझाने के प्रयास जारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियों के द्वारा आग लगने के बाद जो धुआं उठ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग। और अग्निशमन विभाग पूरा प्रयास करता हुआ कि इसे बुझाया जाए, इसे काबू किया जाए। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोइन, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? क्या आग पर काबू कर लिया गया है? देखिए, ये प्रयागराज के नैनी इलाके का मामला है, जहाँ ट्रांसफार्मर की एक फैक्ट्री में, एक गोदाम में जो है आग लगी हुई थी। आग जबरदस्त थी, भीषण थी। और आपको बता दें कि मौके पर जो गोदाम था, वहां पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में तकरीबन 35 से 40 मिनट का वक्त लगा। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरे ट्रांसफार्मर रखे हुए, इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी बुझाया नहीं गया है। राहत की बात यह है कि जो गोदाम में कर्मचारी थे, वो सभी कर्मचारी सुरक्षित है और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी, आप कह रहे हैं कि अभी अंदर की आग बुझी है या नहीं, इस बारे में कुछ स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है, क्योंकि जो पूरे लोहे के ट्रांसफार्मर है वो सब जल रहे थे और उनके जो लपटे हैं या उसकी में जो गर्मी है, उसकी वजह से अभी अंदर तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे करके वक्त का इंतजार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो अभी भी वहां पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आग पर काबू पा लिया गया है।
आग आशंका ये जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन राहत की बात यही है कि जो गोदाम था वहां पे जो कर्मचारी नियुक्त थे उन कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के बाद वो सभी सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन एक लापरवाही ये सामने आई है कि जिस गोदाम में आग लग गई थी वहां पर आग बुझाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अगर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होते तो शायद शुरुआती उसमें ही जब आग लगी थी उसी वक्त आग को काबू पाया जा सकता था, शायद फायर ब्रिगेड को बुलाने की नौबत ना आती और लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से बचा जा सकता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोइन। इसके लिए जो है जिम्मेदार लोगों का ज़रूर पता लगाया जाना चाहिए और जो भी व्यवस्थापक हैं उनसे सवाल भी किए जाने चाहिए मोइन। लेकिन ये आग लगी किस वक्त और इसे काबू करने में कितना वक्त लगा है? देखिए, ये आग सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लगी। आग क्यों लगी अभी ये जांच का विषय है। फायर ब्रिगेड की जो वो जांच करेगी, लेकिन शुरुआती इसमें आशंका ये। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाया है। मायावती ने इसे सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना बताया और पूछा है कि क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। मायावती ने 2 ट्वीट किए हैं। राजस्थान सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कार्रवाई के साथ साथ माफी मांगने को कहा है। अपने ट्वीट पे लिखती है मायावती कि राजस्थान के पंचायतों में लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर कर्ज अदायगी संबंधी खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली अति दुखद घटना। क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु ये इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेसी सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस शर्मनाक घटना पर महिला समाज और राज्य की जनता से फौरन माफी मांगनी चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में अटकी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। सीएम योगी 17 साल से अटकी पड़ी गंगा जल परियोजना डेटा सेंटर की शुरुआत करेंगे। आज ग्रेटर नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डेटा सेंटर का पहला टावर जुलाई 2022 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देरी हो गई और अब पहला टावर बनकर तैयार हो गया है। इसी का उद्घाटन आज सीएम योगी करेंगे। यहां पर कुल 6 टावर्स बनेंगे और इसमें देश के 60% लोगों के सोशल डेटा सुरक्षित रहेंगे। सोशल मीडिया साइट्स के भी डेटा यहां पर सुरक्षित रखे जाएंगे। तो आज सीएम योगी डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके डेटा यहां पर इन सेंटर्स पर, इन टावर्स में सुरक्षित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के ग्रैनो वेस्ट में यही वो डाटा सेंटर है जहां पर उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि अब से पहले जो देश का सोशल मीडिया का जो भी यूजर्स का डाटा था वो विदेश में उसका भंडारण किया जाता था, सुरक्षित वहां पर रखा जाता, लेकिन अब देश में ही अपने जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनका जो डाटा है वो यहाँ पर रखा जाएगा। 5000 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर जो डाटा सेंटर बनाया गया है और तकरीबन 15 से 10,000 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। गिटना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। और बात करते हैं लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट की। यहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज यहां पर सीएम योगी भी प्रचार करने के लिए आएंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे यहां पहुंचेंगे और उनके अलावा यहां और भी दिग्गज नेता पहुंचेंगे। भाजपा के अलावा आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने 15 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। आज समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, रवि वर्मा, राम मूर्ति वर्मा, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर समेत कई लोग सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। तो दोनों ओर के दिग्गज चुनाव मैदान में आज प्रचार करने के लिए
3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कल तक का ही समय प्रचार का, और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में प्रचार की जंग तेज। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में आज सीएम योगी खुद एक जनसभा करेंगे। ये जनसभा गोला क्षेत्र में जो पब्लिक इंटर कॉलेज है, राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम, वहां पर आयोजित होगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे मैदान में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हज़ारों लोगों के बैठने के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे ग्राउंड में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं कि यहाँ पर जो लोग आएंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भाजपा के अमन गिरी, उनके जो समर्थक होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। इस समय सभा से पहले उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है, मैं गोला से हूँ, मोला नीचीपुर से। तो क्या माहौल है फिर यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, तैयारियाँ हो गई सब? पूरी तैयारियाँ हम लोग बिल्कुल जीत के लिए। मैं पहले से मुबारकबाद देता हूँ अमन गिरी जी को, और इस बार मैं मुस्लिम होने के नाते कह रहा हूँ, शायद उनको गिरी जी से ज़्यादा अमन गिरी को मुस्लिम वोट मिला। सपा भी बड़ी मेहनत कर रही है। मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, मजबूरी है उनकी, हर पार्टी करती है, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन हम लोगों को कोई चैलेंज नहीं दे पा रहा है। आपने कहा कि मुस्लिम, आपने बात की तो मुस्लिम वोटर भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, और सपा तो कहती है मुस्लिम वोटर हमारे साथ जाता है। कहने और हकीकत में बहुत फ़र्क है, उनको खुद पता है। मैं यहीं नीचीपुर से आता हूँ, जहाँ बाहुल है मुस्लिम, अभी तक वो लोग आए नहीं, और हम लोग कन्वेंसिंग कर चुके हैं। पूरा एक एक गोला का एक एक मोहल्ला हम लोग कन्वेंसिंग कर चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल है, हर वर्ग में एक मुस्लिम ने हर वर्ग का हमको मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति के बाद भी यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं, तमाम मंत्रियों को यहाँ पर लगाया, पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया। तो दूसरी तरफ अगर बात करें सपा की, तो एक बार फिर से जिस तरह से लोकसभा के उपचुनाव में, चाहे वो रामपुर के आजमगढ़ के रहे, अखिलेश यादव बाहर नहीं दिखे, उसी तरह से यहाँ पर भी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अखिलेश यादव का अब तक यहाँ पर आने का प्रचार को लेकर कोई भी कार्यक्रम सामने नहीं है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखीमपुर। आगे बढ़ते हैं। आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, और एएसआई सर्वे से जुड़ी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बताएं कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इनमें से 3 अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ 2 अर्जियों पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इनमें से एक अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई। दरअसल स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के बाद मित्रों ने 1991 में वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। एएसआई ने सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 31 अक्टूबर यानी कि आज तक रोक लगाकर रखी है, और अब आज इस मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में होगी। तो आज दोपहर 2 बजे सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में। एएसआई के सर्वे पर आज की तारीख तक रोक लगी हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ही। आज सुनवाई होगी और यह तय होगा कि ये रोक आगे रहेगी या समाप्त होगी। आज तक एएसआई महानिदेशक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में। वक्त दोपहर 2 बजे का। हाईकोर्ट ने एएसआई के महानिदेशक पर जुर्माना लगाया था, यह भी आपको एक तथ्य बता दें। आगे बढ़ते हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं और सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। अपर जिलाधिकारी के जरिए जिलाधिकारी को यह सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है। सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। अपनी
रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे सर्वे के जो टीम मेंबर्स हैं। अपर जिलाधिकारी के जरिए डीएम को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट और 15 नवंबर तक शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है जिलाधिकारियों के द्वारा सभी 75 जिलों के। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की मेज पर मदरसा सर्वे के दस्तावेज अब आने वाले हैं, चूंकि ये काम पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट आज डीएम को अधिकारी सौंप देंगे। 15 नवंबर तक जिलाधिकारी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के बाद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई संभव है। यूपी के सभी 75 जिलों में यह सर्वे किया गया है। सर्वे की कसौटी पर कई मदरसे फेल हो गए। 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। ये हम आपको कुछ तथ्य बता रहे हैं। 7,500 ये संख्या बताई जाए। साढ़े 7,500 ये मदरसों की संख्या बताई जा रही है जो गैर मान्यता प्राप्त है। समय सीमा है जिलाधिकारियों के पास 15 नवंबर तक की कि वो शासन को ये रिपोर्ट सर्वे की अब दाखिल कर सकें। उसके बाद जो है जो अवैधानिक पाया जाएगा इन मदरसों के बारे में, जिन मदरसों के बारे में, उन सब पर कार्रवाई संभव है। कई मदरसे जो कसौटी तय की गई है शासन के द्वारा, मानदंड तय किए गए हैं, उन पर फेल हो। और अब आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के सिधौली पुलिस जीप को टक्कर मारने की खबर आ रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर में सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर आ रही है। सड़क हादसे में शफीक अहमद की मौत की खबर है। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। यह हादसा हुआ है सीतापुर लखनऊ हाईवे पर गश्त के दौरान। ये देखिए आप हाल क्या हुआ गाड़ी का। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। इधर लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या की खबर है। धनवारा गांव के मृत युवक की पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की और पति को फांसी के फंदे पर लटका दिया। रविवार रात में पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया। बंद कमरे में पहले पति की पिटाई की, फिर हत्या कर दी और इस दौरान पत्नी ने बच्चों के दूसरे कमरे में उसे बंद कर दिया था। बच्चों ने बताया कि मुंह बोले मामा यानी प्रेमी ने फांसी से लटकाया और दोनों फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि पति पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज था और आए दिन कथित भाई बनकर घर आ जाता था। पत्नी के साथ जो संबंध थे उनको लेकर पति नाराज बताया जा रहा था। बंद कमरे में पहले पति की पिटाई की गई, फिर उसे फंदे से लटकाया गया। हत्या के बाद प्रेमी के साथ पत्नी फरार हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।